ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, हम आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। उससे पहले किसी एक बच्चे ने मैसेज किया था मुझे पर्सनली कि सर आप इस फॉस्फोलिपिड के बारे में थोड़ा बता दीजिए ना, ये फॉस्फोलिपिड क्या होता है। तो आइए देखते हैं। अरे ये जो फॉस्फोलिपिड होता है ना, इसके बारे में ध्यान से देख लीजिए एक बार आप लोग। फॉस्फोलिपिड में एक तो हाइड्रोफिलिक हेड होता है और एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है। फोबिक का मतलब क्या होता है? नो चार्ज, राइट, नॉन पोलर, राइट। हाइड्रोफिलिक का मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहाँ पे कैसी बॉन्डिंग होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चार्ज आपको दिख रही है, नेगेटिवली चार्ज। फॉस्फोलिपिड नाम क्यों रखा गया? पता है ना फॉस्फोलिपिड नाम क्यों रखा गया? देखो, जब हम लिपिड के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप को बाइंड करवा देते हैं तो बनता है फॉस्फोलिपिड, राइट। तो भैया यहाँ पर लिपिड, ये देखो हाइड्रोफोबिक टेल थी, हमने उसके साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप को बाइंड करवा दिया। फॉस्फेट ग्रुप कैसा होता है? फॉस्फेट ग्रुप कैसा होता है? मैंने आपको बताया था ना, फॉस्फेट ग्रुप होता है नेगेटिवली चार्ज। तो फॉस्फेट ग्रुप को जैसे ही बाइंड करवाया तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर बन के आई उसको क्या बोलते हैं बताइए? फॉस्फोलिपिड, है ना। तो जैसे ही ये सारा काम होगा तो भैया हमारे पास में स्ट्रक्चर बन के आई क्या? फॉस्फोलिपिड। अच्छा चलो मैं इसको बता देता हूँ ना कैसे होता है, ये दिखता कैसे है, हम इसको देख ही लेते हैं क्यों ना। तो आइए, ये देखो फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं। CH2 CH CH2 O C डबल बॉन्ड O CH2 13 CH3 O C डबल बॉन्ड O CH2 14 CH3 O C डबल बॉन्ड O CH2 15 CH3। ये तो बताओ क्या है? ये मैंने क्या बनाया बताओ? ये मैंने बनाया लिपिड। और ये भी कैसा लिपिड है? क्योंकि देखो लिपिड भी तीन होते हैं। एक तो होता है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, एक होता है मोनो एसाइल ग्लिसरॉल, एक होता है डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। अरे होते हैं ना, पता है आपको? अरे भाई ये देखो, जब आप लिपिड का ब्रेक डाउन करते हो ना, आप इसको तोड़ोगे ना तो आपको दो चीज़ें मिलेगी। एक तो मिलेगा फैटी एसिड और एक आपको मिलेगा ग्लिसरॉल। तो ये तो देखो, ये तो ग्लिसरॉल आपका। अगर मैं इसका ब्रेक डाउन करता हूँ, अगर मान लो इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ तो यहाँ पे मैं H+ और OH- लेके आऊँगा। OH- H+, ये H+ जाके यहाँ बाइंड करेगा, OH- जाके यहाँ बाइंड करेगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन के आएगी ना वो ऐसे बनेगी, CH2OH CHOH और CH2OH। मैंने पूछा आपका नाम क्या है? इसने कहा मेरा नाम ग्लिसरॉल है। और जो बचा हुआ है ना हिस्सा इधर का, ये सारा का सारा क्या है? फैटी एसिड। तो जब हम लिपिड को ब्रेक करते हैं, जब हम लिपिड को तोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आता है। अच्छा, मैं आपको ये बताने वाला नहीं था, ये मुझे बताना पड़ा। आप ध्यान से सुनना, ये जो लिपिड होता है ना, ये तीन तरह के होते हैं। मोनो एसाइल ग्लिसरॉल, जब केवल एक क्या जुड़ा हो बताओ? जब केवल एक फैटी एसिड की चेन जुड़ी होती है ना तो उसको बोलते हैं मोनो एसाइल ग्लिसरॉल। जब केवल एक फैट, इन दोनों को छुपा लो तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आएगी ना, इसको बोलते हैं मोनो एसिड ग्लिसरॉल। एक होता है डाई एसाइल ग्लिसरॉल, जब दो फैटी एसिड की चेन जुड़ी होती है ना किसके साथ में? ग्लिसरॉल के साथ, तो उसको बोलते हैं डाई एसाइल ग्लिसरॉल। और एक होता है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, जब तीन फैटी एसिड की चेन जुड़ी होती है ग्लिसरॉल के साथ में तो उसको बोलते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। और याद रहिए बच्चों, ध्यान से सुनना है इस चीज़ को आप लोग, जो हमारा फॉस्फोलिपिड बनता है ना, फॉस्फोलिपिड कैसे बनता है? जो डाई एसाइल ग्लिसरॉल है इसके साथ जाके फॉस्फेट बाइंड करता है और जो बनता है स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं हम फॉस्फोलिपिड, राइट। कोई दिक्कत है किसी को? तो अगर मैं यहाँ पे फॉस्फेट की बाइंडिंग करवा दूँ, इस जगह पे अगर यहाँ पे मैं फॉस्फेट को लाके बाइंड करवा दूँ तो ये जो मेरे पास स्ट्रक्चर बन के आएगी, इसे को हम क्या बोल देते हैं बताओ? इसी का नाम होता है हमारा फॉस्फोलिपिड, राइट। कोई दिक्कत है किसी को? ये लो जी। अच्छा, यहाँ पर ये बॉन्ड के बारे में कभी पूछ लेते हैं, ये बॉन्ड कौन सा होता है, इस बॉन्ड का नाम क्या होता है? तो इस बॉन्ड का नाम बच्चों आपको पता होना चाहिए, ये होता है ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। ये होता है आपका एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है? एस्टर बॉन्ड। तो आपको ये पता होना चाहिए। आपको मैंने ये सारा बता दिया क्या होता है फॉस्फोलिपिड, पूरा डिटेल में। ये स्ट्रक्चर बना लेना आप लिपिड की,
लिपिड को दो ब्रेक करेंगे तो किस में टूटेगा, फैटी एसिड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड की स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख लोगे जब हम ब्रेक करेंगे तो, और ये सारा कुछ आपके सामने है। आगे चलते हैं और मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। आज हम पढ़ेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हम देखेंगे कैसे कैसे मेम्ब्रेन से किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है और कहाँ से कैसे होता है। आओ मुझे थोड़ा और फास्ट मोड पे लेना पड़ेगा, लेकिन फास्ट मोड पे लेने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको चीज़ें छुड़वा के चलूँ, ठीक है। फास्ट मोड का मतलब है मैं आपको जल्दी से इस सेल बायोलॉजी को कवर करवा सकूँ, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है दिसंबर में आप उसको अच्छे से कवर कर सको, आप उसमें जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर कर सको, ठीक है। आइए तो हम आगे देखने वाले हैं ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। देखो ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, एक तो होता है पैसिव और एक होता है बच्चों एक्टिव। पैसिव नाम से पता लग रहा है, बताओ पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, ये हाई से लो की तरफ होता है। इसमें कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी क्या, नहीं। ये किधर की किधर होता है, लो से हाई की तरफ होता है। क्या यहाँ पे एटीपी लगेगी क्या, बिल्कुल लगेगी यार, नाम से पता लग रहा है, राइट। एटीपी काम आएगी यहाँ पे। दूसरी बात, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, ये भी दो तरह का होता है। एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन और एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में तो क्या होता है, जो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ना, नॉन पोलर, जैसे आपके CCCH, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इनका क्या होता है, इनका ट्रांसपोर्ट होता है। ये आपके मेम्ब्रेन है। और डायरेक्ट क्या होता है इनका, डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, सिंपल डिफ्यूज हो गया। और डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होगा, हमेशा हाई से लो की तरफ। कहाँ से कहाँ होगा, हाई से लो की तरफ। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या शो करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। अच्छा, जो आपके पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल का किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू इनका ट्रांसपोर्ट होता है। अच्छा, जो आपके आयंस जो होते हैं, आपके आयंस जो होते हैं, इनका ट्रांसपोर्ट भी किसके थ्रू होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, राइट। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पोलर मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं और आयंस के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं। तो किसी ने कहा इसके ट्रांसपोर्ट के लिए मिलते हैं ट्रांसपोर्टर। क्या मिलते बताओ, ट्रांसपोर्टर। और आयंस के लिए क्या मिलते हैं बताओ, चैनल्स। क्या मिलता है आयंस के लिए, चैनल्स मिलते हैं। बताओ पोलर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, ट्रांसपोर्टर के थ्रू होता है। और आयंस का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, चैनल्स के थ्रू होता है। अच्छा, जैसे मैं बोल के जा रहा हूँ Na+ आयन है, तो इसके लिए कौन सा चैनल होगा, Na+ चैनल। मैं बोल के जा रहा हूँ K+, तो K+ चैनल। मैं बोल के जा रहा हूँ Ca+2, तो Ca+2 चैनल। ऐसे चैनल्स प्रेजेंट होते हैं सबके अपने अपने, राइट। वैसे ही ट्रांसपोर्टर की बात करता हूँ मैं, तो बच्चों जैसे मैं बोल के जा रहा हूँ एक पोलर मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के लिए क्या होता है, ग्लूट ट्रांसपोर्टर होता है। कहाँ होता है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर। ये मैंने पूछा आपका नाम क्या है, उसने कहा मेरा नाम ग्लूट ट्रांसपोर्टर है। आप क्या करते हो, मैं ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता हूँ। ये लो जी, बोले ग्लूकोज ऐसे नहीं आ रहा था क्या, बोले बिल्कुल नहीं आ रहा था। मतलब क्यों, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल था। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि पोलर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता नहीं है, राइट है। डिफ्यूजन के थ्रू डायरेक्ट जाएगा नहीं अंदर, मेम्ब्रेन लेगी नहीं उसको। तो ये बात हो गई, ओके जी। तो ये हमें पता लग गया पोलर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और आयंस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, राइट। आगे चले क्या हम आगे चल सकते हैं, क्या हम आगे चल सकते हैं, बताइए। हम आगे बिल्कुल चल सकते हैं। तो आइए हम आगे की चीज़ों को देखते हुए क्लियर करके चलते हैं। अभी हम पैसिव ट्रांसपोर्ट को डिटेल में लेने जा रहे हैं। इसको तो हम पूरा आगे जाके देखेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट को पूरा डिटेल में लेके जा रहे हैं हम। आइए देखते हैं क्या होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। अभी देखो, मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि मेरे पास ये एक पूरा जार है, राइट। इसमें यहाँ पर अभी कंसंट्रेशन इतनी है और यहाँ पे इतनी है, स्टार्टिंग में वेरी फर्स्ट 0, यहाँ पे इतनी है। तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए आप लोग, अभी इस कंडीशन में जो डिफ्यूजन होगा वो डिफ्यूजन किधर से किधर की ओर होगा, बताओ। इस कंडीशन में जो डिफ्यूजन होगा वो डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होगा, बताओ।
तो किसी ने कहा सर जो डिफ्यूजन होगा वो इधर से इधर की तरफ होगा। मतलब क्यों होगा? क्योंकि सर यहाँ पर हाई है और यहाँ पर क्या है, लो। और हमने देखा था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम किस तरह से कहते, किधर से किधर जाते हैं, हाई से लो की तरफ। डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होता है, हमेशा हाई से लो की तरफ। तो ये होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा ना फाइनली कि ऐसी कंडीशन आएगी। क्या आएगी कि नहीं आएगी? क्या हमारे पास ऐसी कंडीशन आ सकती है कि कभी, ये देखो, ऐसी कंडीशन आ जाएगी कभी ना कभी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। कौन सी कंडीशन बोलते हैं इसको हम? इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे देखो, यहाँ पर तो ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर डिफ्यूजन एक ही तरफ हो रहा था। डिफ्यूजन की डायरेक्शन क्या है बताओ? यूनी डायरेक्शनल। अरे हो रहा है कि नहीं आ रहा? यूनी डायरेक्शनल है। यहाँ पर डिफ्यूजन किस तरफ होगा? इधर से इधर भी होगा तो इधर से इधर भी होगा, इधर से इधर भी होगा तो इधर से इधर भी होगा। मतलब डिफ्यूजन की डायरेक्शन क्या है? डिफ्यूजन डायरेक्शन क्या है बताओ? डिफ्यूजन डायरेक्शन है बाई डायरेक्शनल, है कि नहीं है? अरे है ना, बाई डायरेक्शनल। मतलब दोनों दिशाओं में डिफ्यूजन हो रहा है, राइट। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है? के बराबर क्या होता है? 3/2 kT होता है ना भाई? अरे ये तो होता है। अब मुझे वो बताओ, यहाँ पर पता है टी क्या होता है? टी होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट। और इसका मान होता है 0 केल्विन, माने 273 डिग्री सेंटीग्रेड। ये होता है 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी तक मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक तो हमने ये ऑब्जर्व किया ही नहीं है। अभी तक तो हम यहाँ तक ही पहुँच पाए हैं, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड नाइट्रोजन। अरे अभी तक हम केवल यहाँ तक ही तो पहुँच पाए हैं ना, ये तो हमने देखा ही नहीं कभी। तो यहाँ पर जब ये टी बराबर, देखो किसी ने कहा कि ये अगर ये टी बराबर 0 हो जाए ना, 0 केल्विन, तो आपका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। मतलब आपके डिफ्यूजन जो होगा ना वो क्या हो जाएगा बताओ? आपका डिफ्यूजन जो होगा ना वो क्या हो जाएगा बताओ? डिफ्यूजन आपका 0 हो जाएगा। लेकिन किसी ने कहा भाई अभी तक तो हमने ये ऑब्जर्व नहीं किया। तो जब हमने ये ऑब्जर्व किया ही नहीं है इतना सारा टेम्परेचर, तो क्या कभी हमारी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी क्या? तो नेवर, ये तो होगा ही नहीं। और ये नहीं होगा तो क्या आपका डिफ्यूजन 0 होगा क्या? तो किसी ने कहा डिफ्यूजन 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने अभी तक ये ऑब्जर्व नहीं किया, अभी हम केवल यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और लिक्विड नाइट्रोजन का काम क्या होता है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पता है। क्रायो प्रिजर्वेशन में हम इसको हेल्प लेते हैं। अगर आपको आपकी स्पर्म की लाइफ को इंक्रीज करना है, आप चाहते हो कि मेरा स्पर्म जो है वो जिंदा रहे करीबन 2-2, 3-3, 4-4 साल तक, तो आप क्या करो, उसको क्रायो प्रिजर्व करवा लो। अगर आप उसको क्रायो प्रिजर्व करवा लोगे, लिक्विड नाइट्रोजन में आप उसको रख दोगे, तो आपका स्पर्म की लाइफ वो की वो रहने वाली है। अदरवाइज आपको पता ही है स्पर्म की नॉर्मल लाइफ क्या होती है, वही 3 से 4 दिन, राइट। तो ये आपको पता हो गया है। अच्छा जी, और आपको क्या बताना बाकी रह गया? चलो जी, काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ा सा बताना था। यहाँ पे डिफ्यूजन 0 कब होगा ये पता होना चाहिए आपको, राइट। अच्छा, यूनिडायरेक्शनल, इस कंडीशन में ट्रांसपोर्ट कैसा होगा? यूनिडायरेक्शनल। यहाँ पे कैसा है बताओ? यहाँ पर कैसा है? बाई डायरेक्शनल। अच्छा अब देखो यहाँ पे यूनिडायरेक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है, इधर कंसंट्रेशन लो है। इधर यहाँ पर जो यहाँ पर कंसंट्रेशन है ना, और यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है, इसको मैं बोल देता हूँ 1, इसको बोल देता हूँ 2। दोनों पे कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा, इक्वल हो गई। जब दोनों पे कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी तो डायरेक्शनल कैसा होगा? बाई डायरेक्शनल। और याद रखना बच्चों बाई डायरेक्शनल इज ए फीचर ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। फीचर ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट का फीचर है आपका बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल इज ए फीचर ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, है ना? तो पता होना चाहिए आपको। आगे चले, क्या हम आगे चल सकते हैं? क्या हम आगे चल सकते हैं क्या? तो आइए देखते हैं। अच्छा, तो आपको यहां से क्या पता लग रहा है? आपको यहां से क्या पता लग रहा है? यहां से आपको क्या पता लग रहा है? क्या आप इसको देख के बता पा रहे हो? इसको भूल जाना थोड़ी देर के लिए। आपको यहां से देख के क्या पता लग रहा है कि डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो यूनिडायरेक्शनल है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एक ही डायरेक्शन में है। यहां से देख के आप ये तो बता पा रहे हो ना? आपको पता ही नहीं था ऐसा भी कुछ होता है। ये तो मुझे पता ही नहीं था कि इक्विलिब्रियम नाम की चीज होती है। मैं तो इसको देख रहा था यार, डिफ्यूजन की प्रोसेस तो यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब डेल्टा जी का मान क्या होगा? तो भाई किसी ने पूछा कि भाई डिफ्यूजन की प्रोसेस जब यूनिडायरेक्शनल होती है
मतलब जब डिफ्यूजन एक ही डायरेक्शन में होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, तो डेल्टा जी का मान क्या होगा? तो इतना सा याद रखना। इसलिए इस कंडीशन में जब यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होती है ना, तो जब डिफ्यूजन लिख लो यहाँ पे, जब डिफ्यूजन यूनिडायरेक्शनल, अरे कैसा लिखते हैं, हाँ जो भी है, यूनिडायरेक्शनल होता है, तो आपका डेल्टा जी जो होता है ना, उसका मान क्या होता है? नेगेटिव में होता है, राइट? या आप इसको उल्टा कैसे बोल सकते हो कि अगर डेल्टा जी का मान नेगेटिव में है तो डिफ्यूजन कैसा होगा? यूनिडायरेक्शनल। और अगर डेल्टा जी का मान 0 है तो डिफ्यूजन कैसा होगा? बाई डायरेक्शनल। तो ये भी आप याद रखो, डिफ्यूजन डायरेक्शन बाई डायरेक्शन कब होगी? व्हेन डेल्टा जी 0। अच्छा, ये प्रोसेस कैसे होती है यूनिडायरेक्शनली? इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, राइट? चलो जी, आपसे पूछ ले, अब देखो कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर डेल्टा जी का मान नेगेटिव में है तो प्रोसेस कैसी है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। अगर डेल्टा जी का मान 0 है तो प्रोसेस डायरेक्शन कैसे होगी डिफ्यूजन की? बाई डायरेक्शनल होगी। कोई दिक्कत नहीं है, बता देना आप इस चीज को इजीली, है ना। आगे चले। अच्छा, डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है? डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है? ये भी लिख लो, -2.303 डेल्टा जी बराबर -RT C हाई और C लो, यही होता है ना, राइट? डेल्टा जी बराबर -2.303 RT हाँ यही होता है। डेल्टा जी का मान क्या होता है? -2.303 RT हाई अपॉन में C लो, राइट? तो ये डेल्टा जी का फॉर्मूला भी आपको याद रख लेना है, कभी काम आ जाए तो आगे जाके आपको, ठीक है। वैसे तो मुझे लगता काम आएगा आपको ये, तो ये आपको मैंने पहले स्टेप क्लियर करवा दी है। आगे चले, लो तो आगे चलते हैं भाई, हम आगे चलते हैं। हम देखने वाले आगे जाके कि भाई डिफ्यूजन जो होता है ना, डिफ्यूजन, अब पहले तो मुझे बताओ आप, डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन को कौन कौन अफेक्ट करके जा रहा है बताओ? आपकी कंसंट्रेशन डेल्टा सी, अरे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो आपके डिफ्यूजन को अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन भी क्या होगा बताओ? डिफ्यूजन भी क्या होगा बताओ? ज़्यादा होगा। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलो जी आगे चलते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा है टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे ना तो आपका डिफ्यूजन भी क्या होता जाएगा बताओ? डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा बताओ? बढ़ जाएगा। तीसरी बात आपको पता होना चाहिए, डेल्टा जी की वैल्यू। डेल्टा जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव में होगी, डिफ्यूजन भी क्या होगा बच्चों? उतना ही ज़्यादा होगा। डायरेक्ट याद रखो, सोचना ही नहीं है, सीधा क्वेश्चन बन के आता है। डेल्टा जी का मान नेगेटिव में जितना ज़्यादा होगा, डिफ्यूजन भी उतना ही ज़्यादा होगा। चलो अच्छा, चौथी चीज़ पे आते हैं। देखो ये जो होता है ना आपका, ये बीच में आपने देखा होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, जो भी कुछ बोलते हैं। इसकी मेम्ब्रेन की जो मोटाई है, डायमीटर, इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर जितना ज़्यादा होगा, आप मुझे बताइए डिफ्यूजन क्या होगा? डिफ्यूजन उतना ही कम होगा। क्योंकि देखो डायमीटर जितना ज़्यादा होगा, यहाँ से इसको क्रॉस करके जाने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा ना, तो डिफ्यूजन उतना ही क्या होगा? कम होगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा एक बार बताओ, यहाँ पर एक तो ये बना के जा रहा हूँ, एक में ये बना के जा रहा हूँ, तो बताओ किसको डिफ्यूजन करने में बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा? तो किसी ने कहा ये वाला इजीली डिफ्यूजन कर जाएगा, इसको डिफ्यूजन करने में जोर आएगा, ये इजीली इसको पार कर जाएगा। तो किसी ने कहा कि ये आपका जो साइज होता है ना, मोलिकुलर साइज, याद रखना, इस चीज़ को लिख लो यहाँ पे। मोलिकुलर जो साइज होता है ना, वो जितना ज़्यादा होगा डिफ्यूजन उतना ही कम होगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट? मोलिकुलर का साइज जितना ज़्यादा होगा डिफ्यूजन उतना ही कम होगा, साइज जितना कम होगा डिफ्यूजन उतना ही ज़्यादा होगा। अच्छा आगे चलिए, कितने हो गए? 3, 4, 5, काफ़ी है वैसे तो। एक और लिख लो। देखो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, यहाँ पर कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी ना यार, कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी डिफ्यूजन उतना ही ज़्यादा होगा। सॉलिड कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी डिफ्यूजन भी उतना ही ज़्यादा होगा बच्चों, राइट?
अच्छा एक और चीज लिख लो, हाइड्रो आवाज तो आ पाई ना आपको, हाइड्रोफोबिसिटी जितनी ज्यादा होगी ना, डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा होगा। बना लो इसको भी, बना लो फटाफट से, मैं आगे चलूंगा क्योंकि काफी बड़ा हो गया वीडियो, है ना।